गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का जो कृष्णदेवराय वाला टॉपिक चल रहा था, और वो टॉपिक आज इस वीडियो में पूरा होने वाला है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश होते हैं। पहला संगम वंश होता है, दूसरा सालू वंश होता है, तो तीसरा तुलु वंश होता है, और चौथा अरियुडु वंश होता है। और हमने अपना जो पिछला वीडियो था उसमें कृष्णदेवराय वाला टॉपिक थोड़ा सा बकाया रहा था, उसी बकाया टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। और अब सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से बोर्ड पर अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक होते हैं। कृष्णदेवराय के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी तक होता है। तेलुगु साहित्य के इतिहास में अगर देखा जाए तो कृष्णराय के दरबार में पहला दरबारी कवि अल सहाना अल सहाना पेडन्ना होता है। ये अल सहाना पेडन्ना ये कविताओं में को लिखने में एक महान प्रकांड विद्वान होता है। कृष्णदेवराय ने अल सहाना पेडन्ना को कविता का पितामह कहा है। क्या कहा है बच्चों? कविता का पितामह कहा है। यहाँ कृष्णदेवराय की अगर दूसरी विशेषता को देखा जाए तो यहाँ दूसरा कवि तेनाली राम होता है। ये तेनाली राम का नाम आपने सुना होगा बच्चों। तेनाली राम दूसरे कवि होते हैं। तेनाली राम कृष्ण पूरा नाम होता है इनका। ये दरबार में हाजिर जवाबी के लिए फेमस माने जाते हैं। और ये दरबार के अंदर जब भी इनको बुलाया जाता है तो ये दरबार में पहुंच जाते हैं। कृष्णदेवराय तेनालीराम से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यहाँ कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम ने एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का क्या नाम है बच्चों? इस ग्रंथ का नाम होता है पांडुरंग महात्म्य। ये तेलुगु इतिहास के साहित्य में ये फेमस माना जाता है। अगर हम कृष्णदेवराय के नगर निर्माण की बात करें, कृष्णदेवराय के नगर निर्माण की बात करें, नगरों का निर्माण, हम इसके मंदिर निर्माण की बात करें, मंदिर निर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा? मंडप निर्माण में कृष्णदेवराय का क्या योगदान रहता है? यहाँ गोपुरम किसे कहते हैं? ये कई बार आईएएस से लेके पुलिस कांस्टेबल तक के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गोपुरम क्या होता है? यदि हम इस वंश का अंतिम शासक की बात करें, तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? यहाँ हम नगरों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो कृष्णदेवराय
की माँ का नाम मांगल देवी होता है और मांगल देवी के नाम से कृष्ण देव राय ने यहाँ पर एक नगर का निर्माण करवाया था और ये नगर मांगलपुर नगर कहलाता है। ये कौन सा नगर कहलाता है बच्चों? ये मांगलपुर नगर कहलाता है। यहाँ अगर हम मंदिरों के निर्माण के क्षेत्र की बात करें तो कृष्ण देव राय ने विजयनगर के अंदर अपने नाम से पहले मंदिर का निर्माण करवाया था और पहला मंदिर कृष्णा स्वामी का मंदिर होता है, दूसरा मंदिर हजारा मंदिर होता है, तीसरा मंदिर आता है बिट्ठुल नाथ का मंदिर आता है। यहाँ कृष्ण देव राय के समय 3 फेमस मंदिर माने जाते हैं। ये पहला मंदिर है, ये दूसरा मंदिर है, ये तीसरा मंदिर है। अगर हम कृष्ण देव राय के मंडपों के बारे में बात करें तो जो मंदिरों के अंदर बंद होल होते हैं वो बंद होल मंडप कहलाते हैं। बड़े बड़े होल होते थे बच्चों और वो होल क्या कहलाते हैं? वो मंडप कहलाते हैं। अगर हम गोपुरम की बात करें तो जो मंदिरों में विशाल दरवाज़ा होता है उसी विशाल दरवाजे को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में विशाल दरवाज़ों को किस नाम से जाना जाता है? उसको गोपुरम नाम से जाना जाता है। कृष्ण देव राय कौन से वंश के थे? कृष्ण देव राय तुलुव वंश के एक महान शासक होते हैं। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह तुलुव वंश के संस्थापक होते हैं। और तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुव वंश के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? यहाँ तुलुव वंश का अंतिम शासक की बात करें तो सदाशिव राय होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति सदाशिव राय का वजीर राम राय के हाथों में होती है। और इस सदाशिव राव और राम राय के समय में ही यहाँ एक विशाल युद्ध होता है। और बच्चों ये विशाल युद्ध जो पूरे भारत के अंदर फेमस माना जाता है, इस युद्ध को एक नाम से जाना जाता है और वो एक नाम कौन सा नाम होता है? वह नाम होता है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट के युद्ध को मध्यकालीन भारत के इतिहास में राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ राक्षस भी कहा जा रहा है, यहाँ तांगड़ी भी कहा जा रहा है। ये राक्षस क्या है और ये तांगड़ी क्या है? क्या तालीकोट के युद्ध को राक्षस भी कहते हैं? क्या तालीकोट के युद्ध को तांगड़ी भी कहते हैं? तो ये राक्षस और तांगड़ी क्यों कहा जाता है? 1765 का जो ये फेमस युद्ध होता है उसमें यह युद्ध एक राक्षस गांव और एक तांगड़ी गांव दोनों के बीच की सीमा रेखाओं पर यह लड़ा जाता है और इसके रिजल्ट भी भयंकर निकलते हैं। इसीलिए इसको तालीकोट के युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध किन किन के बीच में होता है? तालीकोट के युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं? ये तालीकोट वाला प्रश्न IAS से लेके RS से लेके फर्स्ट ग्रेड से लेके SSC से लेके नेट एग्ज़ाम से लेके ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तालीकोट का युद्ध किस किस के बीच में होता है? अब हम तालीकोट के युद्ध की चर्चा करेंगे बच्चों। तालीकोट का युद्ध कब होता है? तालीकोट के युद्ध में पहला पक्ष कौन सा होता है? तालीकोट के युद्ध में दूसरा पक्ष कौन सा होता है? तालीकोट के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकलता है? विजयनगर में कौन सा वंश आएगा? तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुलुव वंश में 1765 ईस्वी में ये दो पक्षों के बीच में होता है। पहला पक्ष कौन सा है? तुलुव
वंश है। दूसरा इधर कौन सा वंश है बच्चों? वहमनी वंश है। तुलु वंश के सम्राट कौन होते हैं? अंतिम सम्राट सदाशिव राय होते हैं। वास्तविक शक्ति किनके हाथों में होती है? वजीर के हाथों में होती है, और इस वजीर का नाम होता है राम राय होता है। यहाँ वहमनी साम्राज्य में तालिकोट के युद्ध का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तालिकोट के युद्ध का नेतृत्व करने वाले दक्षिण भारत में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह होते हैं। वहमनी साम्राज्य के ओर से यहाँ बीजापुर है, दूसरे नंबर पर गोलकुंडा आता है, तीसरे नंबर पर अहमदनगर आता है, 4 नंबर पर बीदर आता है। यहाँ वहमनी साम्राज्य में इन 4 राज्यों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया था, और इस संघ का नेतृत्व करने वाले अली आदिल शाह होते हैं। यहाँ हम तालिकोट के युद्ध की बात कर रहे हैं बच्चों। तालिकोट का युद्ध अपने आप में एक फेमस युद्ध होता है। तालिकोट का युद्ध तुलु वंश और वहमनी वंश के बीच में होता है। अंतिम सम्राट सदाशिव राय है और राम राय वजीर होते हैं। यह 1765 में होता है। ये कौन सी जगह पर यह लड़ा जाता है? राक्षस नाम का एक गांव होता है बच्चों, और एक तांगड़ी नाम का एक गांव होता है। तांगड़ी और राक्षस, इन दोनों गांवों के बीच में जो मैदान होता है, इसी मैदान में यह तालिकोट का युद्ध लड़ा जाता है। और इसके क्या परिणाम निकलते हैं? अली आदिल शाह और मुस्लिम साम्राज्य के सुल्तानों ने तुलु वंश को समाप्त कर दिया था। सदाशिव राव का वध कर दिया जाता है। राम राय भी यहाँ पराजित हो जाता है, और इस युद्ध का यह परिणाम निकलता है विजयनगर, राजधानी जो विजयनगर है और नाम जो विजयनगर साम्राज्य है, इस विजयनगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। और नष्ट करने के बाद यहाँ पर एक तिरुमल करके यहाँ एक सम्राट बनेंगे। तिरुमल सम्राट बनते हैं, और तिरुमल को जब ये पता चलता है कि विजयनगर तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, विजयनगर की राजधानी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, अब विजयनगर में रहने को कुछ नहीं बचा है। विजयनगर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, विजयनगर में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाला अब कोई नहीं बचा है। अब प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक नई राजधानी का निर्माण करना होगा, और एक नई राजधानी बनाएंगे। और वो नई राजधानी क्या होती है बच्चों? वो विजयनगर से एक नई राजधानी बनाई जाती है, और उस नई राजधानी का नाम पेनुगोड़ा होता है। क्या नाम होता है बच्चों? पेनुगोड़ा नाम होता है उसका। अब यहाँ हम तालिकोट के युद्ध को देखने के बाद यहाँ इसका रिजल्ट निकला है। अली आदिल शाह यहाँ वहमनी साम्राज्य विजयी हुए थे, और तुलु वंश यहाँ समाप्त हो गया था। तुलु वंश के समाप्त होने के बाद विजयनगर साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया गया था, और तिरुमल ने यहाँ पेनुगोड़ा को राजधानी बनाया था। 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव राव का भी वध कर दिया था, और एक नए वंश की स्थापना कर दी थी। और वो नया वंश कौन सा कहलाता है? तिरुमल ने एक नए वंश की स्थापना की थी बच्चों। यह नया वंश अरिविडु वंश के नाम से जाना जाता है। अरिविडु वंश विजयनगर साम्राज्य का ये चौथा वंश होता है। अरिविडु वंश के संस्थापक कौन हैं? तिरुमल होते हैं।
और अरिवीडु वंश। अरिवीडु वंश का समयकाल क्या रहेगा? 1570 ईस्वी से लेकर 1642 ईस्वी तक होता है। यहाँ अरिवीडु वंश का संस्थापक तिरुमल होता है। तिरुमल यह सदाशिव राव का वध करके ये स्वयं विजयनगर के सम्राट बनते हैं। विजयनगर के सम्राट बनते हैं। तिरुमल को जब ये पता है विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, इसने राजधानी कौन सी बना ली थी? पैनु गोंडा राजधानी बनाई थी। और अरिवीडु वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम होता है बच्चों? वेंकट सेकंड होता है। वेंकट सेकंड ने पैनुगोंडा से राजधानी बदलकर एक नई राजधानी बना लेते हैं। ये पैनुगोंडा से एक नई राजधानी बना लेते हैं और उस राजधानी का क्या नाम होता है? उस राजधानी का नाम वेल्लोर होता है। वेंकट सेकंड ने यहाँ वेल्लोर को राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक अगर देखा जाए तो कौन है? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंगराय सेकंड होता है। कौन होता है? रंगराय तृतीय होता है बच्चों, सेकंड नहीं होता है, तृतीय होता है। और इस तरह विजयनगर के इतिहास में हमने कितने वंशों को देखा था? हमने 4 वंशों को देखा था। पहला वंश संगम वंश होता है, दूसरा सालू वंश होता है, तीसरा तुलु वंश होता है, चौथा अरिवीडु वंश होता है। और इस तरह विजयनगर का साम्राज्य जो था, जिसका प्राचीन नाम हम्पी था, जो विजयों का शहर कहलाता है, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में हिंदू संस्कृति को फैलाने वाला, हिंदू संस्कृति का प्रचार करने वाला, मुस्लिम साम्राज्य को रोकने वाला जो साम्राज्य है, वो 1642 में इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। यहाँ हम विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ जौनपुर के इतिहास को भी देखने जा रहे हैं बच्चों। जौनपुर के इतिहास में आपने सुना होगा, मलिक सरवर का नाम आपने सुना होगा, इब्राहिम शर्की का नाम आपने सुना होगा, हुसैन शाह शर्की का नाम आपने सुना होगा। जौनपुर भारत में कौन सी जगह स्थित है? जौनपुर का इतिहास 50 शब्दों में आपको इसका उल्लेख करना है। जौनपुर के इतिहास में हम ये देख रहे हैं कि जौनपुर भारत के यूपी में स्थित है। जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर होते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी। सरवर इनको एक उपाधि प्रदान की थी, ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि होती है। ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि होती है। ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान करने वाले कौन होते हैं बच्चों? ये नासिरुद्दीन होता है। और इनका मलिक सरवर का एक नाम और होता है, मलिक सरवर का एक नाम और होता है, सरवर उल मुल्क भी इनको कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा ए जहाँ उपाधि प्रदान करने वाले तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। सुल्तान उस सरक भी इनको कहा जाता है। सुल्तान उस सरक भी इनको कहा जाता है। ये जो सरक नाम है बच्चों, इसी सरक नाम से
जौनपुर में मलिक सरवर का वंश शर्की वंश के नाम से फेमस होता है। शर्की वंश के इतिहास का पहला संस्थापक मलिक सरवर होता है। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? इब्राहिम शर्की का नाम आपने सुना है, इब्राहिम शर्की होते हैं। और इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ इब्राहिम, ये उत्तर भारत का एक सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है जौनपुर, और इसको पूरब का सिराज भी कहा जाता है। पूरब का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर को। अटाला मस्जिद के इतिहास को अगर बच्चों देखा जाए तो यहाँ कन्नौज के एक राजा होते हैं, गहड़वल वंश के कन्नौज के राजा ने यहाँ इस यूपी की इस जगह पर एक अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। इसी अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर इब्राहिम शर्की ने यहाँ अटाला मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। यह निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। और कन्नौज के गहड़वाल वंश के शासक का नाम क्या होता है? विजय चंद्र सेन होता है, जिन्होंने अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इब्राहिम शर्की होते हैं। इब्राहिम शर्की के बाद अब हम इसके अंतिम सुल्तान को अगर देखा जाए तो हुसैन शाह शर्की होते हैं। ये कौन होते हैं बच्चों? तीसरे नंबर को देखा जाए तो हुसैन शाह शर्की होते हैं। ये हुसैन शाह शर्की अंतिम जौनपुर के सुल्तान होते हैं। हुसैन शाह शर्की को मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहलोल लोदी इनको पराजित कर देते हैं, और पराजित करके जौनपुर के स्वतंत्र साम्राज्य की सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की सत्ता को समाप्त करके बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को शामिल कर लेते हैं। बहलोल लोदी लोधी वंश के पहले शासक होते हैं। लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी होते हैं। लोधी वंश के तीसरे शासक इब्राहिम लोदी होते हैं। इब्राहिम लोदी का नाम आपने मध्यकालीन भारत में सुना होगा बच्चों। इब्राहिम लोदी का युद्ध विदेश काबुल से आए बाबर के साथ में होता है, और इतिहास में वो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध मुग़ल सम्राट अकबर महान और आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव के पुत्र रामराय और बाजीराव के पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव जो भाऊ के नाम से फेमस है, उनके बीच में होता है। विदेश से कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली आया था, और इधर दक्षिण भारत से सदाशिव राव और विश्वास राव आए थे। तो इतिहास में पानीपत के कितने युद्ध होते हैं बच्चों? 3 युद्ध होते हैं, और तीनों युद्ध ही फेमस माने जाते हैं। पहला 1526 में होता है, दूसरा 1556 में होता है, और तीसरा युद्ध अगर देखा जाए इतिहास में तो 1761 में होता है। उसी प्रकार तराइन के भी भारत के इतिहास में 3 युद्ध होते हैं। तराइन का पहला युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का तीसरा युद्ध होगा। तराइन के तीसरे युद्ध को आपने नहीं सुना होगा बच्चों। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, वो 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, और फाइनली पृथ्वीराज चौहान इस बार हार जाते हैं।
हरियाणा की एक जगह होती है सिरसा नामक स्थान पर उनको पकड़ लिया जाता है, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी इतिहास में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है। गजनी में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है, जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, गरम गरम सरियों से उनकी आंखें निकाल दी जाती है और फिर चंद्रबरदाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं 24 गज करके। ऐसे एक दोहा आपने ज़रूर सुना होगा बच्चों। तराइन का तीसरे युद्ध की अगर बात करें तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में यल्दौज और दिल्ली सल्तनत के प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बीच और यल्दौज के बीच में होता है। यल्दौज ये गजनी के यल्दौज होते हैं और मुल्तान का नासरुद्दीन कुबाचा होता है। गजनी के यल्दौज सेना लेके तराइन के मैदान में पहुंचते हैं और उधर से इल्तुतमिश दिल्ली से सेना लेके तराइन के मैदान में, हरियाणा के तराइन के मैदान में पहुंचते हैं। 1215 में तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश विजयी होते हैं। और इस तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास में 3 युद्धों की चर्चा हमने की थी और 3 हमने पानीपत के युद्धों की चर्चा की थी। साथ साथ हमने जौनपुर के इतिहास को हमने देखा था। इसके साथ साथ कृष्ण देवराय के तेलुगु साहित्य को इतिहास को हमने देखा था। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।